Hello dear student. In this video I am going to discuss about self-induction and the coefficient of self-induction or self-inductance and what are the factors on which the value of self-inductance depends. The first topic is self-induction. What do you mean by self-induction? So self-induction is a phenomena of production of induced EMF in a coil when a changing current passes through it. Suppose this is a coil and we are passing changing current to this coil, then we will find that a current is induced in this coil or EMF is induced in this coil. This phenomena of production of induced EMF is called self-induction. सेल्फ इंडक्शन एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें हम ईएमएफ को इंड्यूस करते हैं। इंड्यूस करते नहीं है, सेल्फ इंडक्शन एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। ठीक है, कब? जब किसी कॉइल से चेंजिंग करंट पास होगा, जब किसी कॉइल से चेंजिंग करंट पास होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो, ये सोलेनोइड है यानी एक कॉइल है, इस तरह का कॉइल है, ठीक है, वाइंडेड कॉइल है और ये कनेक्टेड है बैटरी से। अभी स्विच ऑन है, जैसे ही आप स्विच को अभी तो स्विच का कनेक्शन नहीं है, जैसे ही आप की को ऑन करोगे तो ये सर्किट क्लोज हो जाएगा और सर्किट जब क्लोज होगा तो करंट यहां से फ्लो करना स्टार्ट करेगी। और आप जानते हो किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ क्या होता है? किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो आपने भेजा था करंट यहां से, ठीक है, आपने करंट यहां से भेजा था जिसके कारण यहां पर इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, इसके इस कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो आप देखो इस करंट के कारण इस कॉइल के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और वो मैग्नेटिक फील्ड ये पहला कॉइल है, मतलब ये पहला सर्कुलर टर्न है, ये दूसरा टर्न है, ये तीसरा टर्न है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड, इससे करंट जब जाएगा तो इससे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूसरे वाले टर्न से पास करेगी। ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड लाइन कई टर्न से पास करेगी। और आप जानते हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर किसी एरिया को क्रॉस करती है तो वो बनाता है फ्लक्स। तो आप देखो जब ये ऑन है, मतलब जब सर्किट क्लोज नहीं है तो फ्लक्स कितना बन रहा है? 0। और जैसे ही आपने स्विच को ऑन किया तो कनेक्शन क्लोज हो गया, करंट यहां से जाएगा, इसमें क्या होगा? इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो करंट कैरिंग कॉइल है, ये करंट कैरिंग टर्न है, सर्कुलर टर्न, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कई टर्न से पास करेगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन और एरिया का लिंकेज होगा, यानी फ्लक्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, यानी पहले फ्लक्स 0 था, अब फ्लक्स एग्जिस्ट करने लगा और जब भी फ्लक्स चेंज होता है तो एक ईएमएफ का क्या होता है? इंडक्शन फ्रॉम फैराडे लॉ, दैट इज E इक्वल टू माइनस d∅dt। जब भी फ्लक्स का चेंज होगा, यहां पर फ्लक्स का चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि करंट चेंज हुआ, पहले करंट नहीं जा रहा था, अब करंट जाने लगा सर्किट में। करंट सर्किट में जाने लगा तो उस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक है, इस करंट के कारण इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कई टर्न से पास करेगी और मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी एरिया से पास करती है तो क्या बनाती है? फ्लक्स। तो इसका मतलब पहले फ्लक्स आपका 0 था, फिर फ्लक्स कुछ बना तो फ्लक्स चेंज हुआ ना, और फ्लक्स चेंज हुआ तो इसमें एक इंड्यूस होगा ईएमएफ या इंड्यूस होगा एक वोल्टेज, या आप सिंपल कह सकते हो कि इंड्यूस होगा करंट। और वो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैसे होगी? अपने कॉज को अपोज करेगी। ठीक है, इसमें जो करंट इंड्यूस हो रहा है उसकी डायरेक्शन क्या होगी? अपने कॉज को अपोज करेगी। अप्लाइड करंट इधर था और इंड्यूस करंट का डायरेक्शन अपोजिट है। कब ऐसा कब हुआ? जब आप टैपिंग की को ऑन कर रहे थे, सर्किट को ऑन कर रहे थे। दूसरा कंडीशन क्या है कि करंट, अभी सर्किट पहले से ही क्लोज है तो करंट फ्लो कर रहा है, आप देख रहे हो। अब आप क्या कर रहे हो? इसको ओपन कर रहे हो, मतलब सर्किट को ओपन कर रहे हो। ठीक है, यानी ये सर्किट ऐसे ओपन हो गया,
ओपन हो गया तो यहाँ आ गया, ठीक है। तो जब ओपन किए तो करंट कितना हो गया, जीरो। जब ओपन नहीं था तो करंट कितना था, आई, और जब आई था तो मैग्नेटिक फील्ड कितना था, बी, और जब बी मैग्नेटिक फील्ड था तो उससे फ्लक्स कितना बन रहा था, फाई। उसी तरह आई जब जीरो हो गया, जब सर्किट को आपने ओपन कर दिया तो करंट नहीं जा रहा, तो करंट नहीं जा रहा इसमें, तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा, और मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा तो कोई लिंकेज नहीं होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, तो फ्लक्स भी बी भी कितना बन रहा है, जीरो, और बी जीरो तो फ्लक्स भी क्या होगा, फ्लक्स भी जीरो होगा, क्योंकि फ्लक्स बी और एरिया से बनता है। अगर बी जीरो, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी इंटू ए, अगर बी जीरो है तो एरिया भी, सॉरी बी जीरो हो गया तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। और जब करंट इसमें फ्लो कर रहा था तो कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा था, तो आप देखो करंट फ्लो कर रहा है मतलब इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, करंट के चारों तरफ क्या बनता है, करंट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे क्रॉस करेगी एरिया से, तो फ्लक्स पहले बन रहा था, अब फ्लक्स जीरो हो गया तो फ्लक्स का चेंज होना ही ईएमएफ का इंडक्शन होता है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है बताओ, इस केस में फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है, इस केस में फ्लक्स इंक्रीज कर रहा था, जीरो से मैक्सिमम हुआ, जीरो से मैक्सिमम हुआ, तो फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, अपोजिशन होगा, और यहां पर फ्लक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज, और जब भी फ्लक्स डिक्रीज होगा तो सपोर्ट मिलेगा, मतलब इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, जो करंट की डायरेक्शन थी। फिर से, जब फ्लक्स इंक्रीज करेगा उस समय इंड्यूस करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी, और जब फ्लक्स डिक्रीज करेगा उस समय इंड्यूस करंट की डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन मीन सपोर्ट की डायरेक्शन में होगी, यहाँ अपोजिशन की डायरेक्शन है और यहाँ सपोर्ट मतलब सपोर्ट की डायरेक्शन है, क्योंकि फ्लक्स इसमें डिक्रीज कर रहा है, देखो मैक्सिमम था ना करंट, तो फ्लक्स भी मैक्सिमम था, और फ्लक्स मैक्सिमम था तो ईएमएफ, समझ लेना, फ्लक्स मैक्सिमम से जीरो हुआ यानी फ्लक्स डिक्रीज किया, तो ये है। तो इंड्यूस ईएमएफ इज कॉल्ड सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ। अब इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है इसको अपन क्या बोलते हैं, सेल्फ इंड्यूस, क्योंकि सेल्फ से इंड्यूस हुआ, उसी कॉइल में खुद के कारण हुआ, इस कॉइल में करंट जाने के कारण खुद से हुआ है। अगर आप यहाँ पर बल्ब लगा देते ना, यहाँ पर इसके जगह में एक बल्ब रहता तो क्या होता, जैसे ही तुमने ऑन किया तो बल्ब धीरे धीरे ग्लो करेगा, और जैसे ही तुमने बल्ब स्विच को ऑफ किया तो बल्ब धीरे धीरे बंद होगा, जैसे आपने मोबाइल चार्जर में देखा होगा, स्विच ऑन करने से धीरे से ग्लो करता है उसकी लाइट, जो सस्ते वाली चार्जर आती है, और स्विच को जब ऑफ करते हैं तो धीरे से बंद होता है, क्योंकि उसके अंदर इंडक्टर कॉइल होता है, ठीक है ना। स्विच को ऑन करेंगे तो तुरंत नहीं जलेगा, अगर कॉइल नहीं रहता तो जैसे ही स्विच ऑन करते करंट तुरंत यहाँ से फ्लो करता और ये बल्ब जल जाता, लेकिन यहाँ पर कॉइल के होने के कारण ये बल्ब, यहाँ पर कॉइल में इंड्यूस करंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो ये करंट को आने से ये वाला करंट रोकेगा, जिसके कारण बल्ब थोड़ा धीरे से मतलब थोड़ा देर बाद ग्लो करेगा, लेकिन ग्लो तो करेगा ही। ऐसा थोड़ी कि इंड्यूस करंट इसको आने ही नहीं देगा, ऐसा नहीं होता है, थोड़े टाइम तक इंड्यूस करेगा, थोड़े टाइम तक इसको अपोज करेगा, उसके बाद ये करंट तो फ्लो होने लगेगा ही, ठीक है, थोड़े टाइम तक, मोमेंटरी टाइम तक, जब तक करंट की वैल्यू कांस्टेंट नहीं हो जाती। करंट की वैल्यू 0 से 5 हुई है तो 0 से धीरे धीरे बढ़ते हुए 5 हुई है, 0 से 5 डायरेक्ट थोड़ी हुई है, 0 से 1 2 3 4 5, तो बी भी कैसा हुआ होगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, क्योंकि करंट से क्या बनता है, करंट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है, करंट कैरिंग कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनता है, आपने ऐसा पढ़ा था ना, ये सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बी बनता था, ठीक है। अब देखो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, ये कॉइल की एक प्रॉपर्टी जिसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका दूसरा नाम सेल्फ इंडक्टेंस भी होता है, जैसे रेजिस्टेंस, रेजिस्टर का रेजिस्टेंस होता है ना, वैसे ही कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन यानी कॉइल का क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस होता है, ठीक है। अब देखो एट एनी इंस्टेंट फ्लक्स लिंक विद द कॉइल इज फाई, ठीक है, किसी भी इंस्टेंट में आप देखो, किसी भी इंस्टेंट में कोई भी टाइम पे फ्लक्स जो लिंक हो रहा है उसको हमने क्या माना है, फाई, और फाई किस पे डिपेंड करता है, करंट पे, मतलब जितना ज्यादा करंट आप यहां से भेजोगे, जितना ज्यादा यहां से करंट जाएगा, जितना ज्यादा करंट यहां से जाएगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इसमें बनेगा, और मैग्नेटिक फील्ड का लिंकेज उतना ज्यादा होगा, यानी फ्लक्स ज्यादा होगा, दैट्स व्हाई फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। फिर से, करंट अगर ज्यादा होगा
तो इससे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा बनेगा, क्योंकि करंट ज्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा बनेगा इसके अंदर। जानते हो ना, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई सोलेनोइड के अंदर जो होता था, करंट ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, है कि नहीं? ठीक है ना? तो और मैग्नेटिक फील्ड अगर ज्यादा हुआ तो फ्लक्स क्या होता है, B इंटू ई, तो B इंक्रीज कर गया तो फ्लक्स भी इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है ना? और ये मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ लिंक करेगा। तो यहाँ पर आप देखो, फ्लक्स एरिया तो कांस्टेंट है, जितने नंबर ऑफ टर्न से जो एरिया बन रहा है वो तो कांस्टेंट है देखा जाए तो फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाओगे तो एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना पड़ता है, एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस। इसका दूसरा नाम होता है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ये फिनोमिना को सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। ये जो फिनोमिना है इसको सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। और ये जो L है इसको अपन सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, चलो अब देखो, फाई इज इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं, Li, इसको इक्वेशन 1 माने। अब फ्रॉम फैराडे लॉ हम क्या जानते हैं, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। ये तो हम फैराडे लॉ से जानते हैं। तो माइनस फाई की जगह में अपन क्या लिख देंगे, Li। L कांस्टेंट है ना, कॉइल का L कांस्टेंट है, तो L बाहर आ जाएगा, मींस डी आई बाई डी टी। फाई क्या हो गया, माइनस L डी आई बाई डी टी। तो एक नोट मैंने लिखा, फाई इज इक्वल टू L। फाई इज इक्वल टू L कब होगा, देखो फ्रॉम 1, ये फ्रॉम 1, फाई इज इक्वल टू L व्हेन करंट इज इक्वल टू 1 एम्पीयर। कहने का मतलब, अगर इस सर्किट में आपने जब इसको ऑन किया तो अगर 1 एम्पीयर करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब जो फ्लक्स बनेगा वही उस कॉइल की सेल्फ इंडक्टेंस होगी। फिर से आपने इसको ऑन किया, अगर 1 एम्पीयर करंट फ्लो कर रहा है इस कॉइल से, तो जितना फ्लक्स बनेगा, 1 एम्पीयर करंट फ्लो करने के कारण जितना फ्लक्स बनेगा वही इस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस होगा। यानी सेल्फ इंडक्शन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू फ्लक्स व्हेन 1 एम्पीयर करंट पासिंग थ्रू द इंडक्टर कॉइल। ये इंडक्टर कॉइल है। दूसरा हम क्या डेफिनेशन दे सकते हैं बताओ, इस फॉर्मूला से, सेकंड वाले से। फाई इज इक्वल टू, देखो आप, है ना, यहां मैं लिख रहा हूं, फाई इज इक्वल टू माइनस एल। ठीक है, व्हेन डी आई बाई डी टी इज 1, व्हेन डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 1। तो एक तरह से हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस फ्लक्स के बराबर होगा जब 1 सेकंड में 1 एम्पीयर करंट फ्लो करेगा। कहने का मतलब, अगर आपने 1 सेकंड में 1 एम्पीयर करंट फ्लो कराया तो जितना फ्लक्स बनेगा वही इस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस, सॉरी, जितना यहाँ पर E होगा, E इज इक्वल टू माइनस एल टी फाइव बाई डी टी होगा, क्योंकि E है ना यहाँ पर E होगा, मीन्स E इज इक्वल टू माइनस एल। कहने का मतलब, इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है, वही सेल्फ इंडक्टेंस होगा कॉइल का। कब? जब 1 सेकंड में 1 एम्पीयर करंट इससे पास करेगा। ठीक है, 1 सेकंड में अगर 1 एम्पीयर करंट फ्लो कर रहा है तो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वही इस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस होगा या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन होगा। 1 सेकेंड में 1 एम्पीयर करंट अगर फ्लो करेगा तो जो इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, वही ईएमएफ इंड्यूस जो हो रहा है वही इस कॉइल का सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस होगा। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन का हो या सेल्फ इंडक्टेंस का हो, बात एक ही है। आप इसको नोट कर सकते हो, अभी हम करेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, कि ये जो सेल्फ इंडक्टेंस है ये किस पे डिपेंड करता है, कॉइल की कौन सी ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, पहले आप इसको नोट कर लो। नेक्स्ट टॉपिक है सेल्फ इंडक्शन ऑफ लॉन्ग सोलिनॉइड। जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर, ये एक लॉन्ग सोलिनॉइड है। ठीक है, अब इसकी सेल्फ इंडक्शन जो L की वैल्यू है, इस कॉइल की सेल्फ इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की जो वैल्यू है वो L है, वो किस पे डिपेंड करती है। तो हमने क्या किया, कंसीडर ए सोलिनॉइड, एक सोलिनॉइड कंसीडर किया है जिसकी लेंथ L है और जिसकी रेडियस, है ना, इसकी रेडियस कितनी है, R। तो इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ये कौन सी एरिया लेनी है, ये वाली एरिया। अच्छा, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी, इस साइड, आउटवर्ड इस साइड।
ठीक है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, क्योंकि ऐसे करके कॉइल है तुम्हारे पास तो ये बाहर की तरफ हो गया, ऐसे करके ना सोलेनोइड ऐसे, तो ये एरिया है क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका एरिया वेक्टर किस साइड होगा, इस साइड। ठीक है, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हो गई। अब आप जानते हो इसके अंदर करंट जाएगा, है ना, करंट यहां से अगर जाएगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। करंट कैरिंग सोलेनोइड एक्ट एज ए, मतलब करंट कैरिंग सोलेनोइड के अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करके एग्जिस्ट करेगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये बी है, मान लो बी मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड हर टर्न से पास हो रहा है, देखो हर टर्न से, तो फ्लक्स तो बनेगा ही ना फाई। अच्छा, बी की डायरेक्शन इस साइड, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऐसा, तो फ्लक्स क्या होगा, बी ए कॉस थीटा, यानी कॉस दोनों के एंगल कितनी हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर की 0 डिग्री। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये सिस्टम आपको डायग्राम एग्जाम में बनाना है, 3 मार्क्स क्वेश्चन ये आता है। सो एन क्या है, स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, स्मॉल एन को अपन कैपिटल एन बाई एल भी लिखते हैं, दैट इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड बाई लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड, दिस इज द लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो इसमें से करंट जो फ्लो कर रहा है, लेट आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कॉइल। इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो बना है, वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, बी है, और म्यू नोट इसकी परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। ठीक है, तो आप क्या जानते हो, जो मैग्नेटिक फील्ड करंट के कारण बनता है, ये जो करंट जा रहा है इसके कारण जो बी बन रहा है उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होती है, सोलेनोइड के केस में आपने पढ़ा था म्यू नोट एन आई, कि सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो बनती है वो क्या बनती है, म्यू नोट एन आई, और यहाँ पर एन क्या है, कैपिटल एन बाई एल, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन अपॉन लेंथ ऑफ द सोलेनोइड। अब मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कई एरिया से पास कर रही है, देखो हर टर्न से, तो मैग्नेटिक फ्लक्स एक टर्न से कितना बनेगा, यहां पर तो एन टर्न से, कैपिटल एन टर्न से ना यहाँ पर, तो एक से कितना बनेगा मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स एक से बनाने के लिए आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया ऑफ वन टर्न, एक टर्न की एरिया लेनी होगी, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड बी है वो लेनी होगी, और एंगल कितना है, 0 डिग्री बता दिए, एरिया वेक्टर भी इस साइड, मैग्नेटिक फील्ड भी इस साइड, इसलिए पी ए कॉस थीटा होता है, थीटा 0 डिग्री है। तो ऑल टर्न्स के लिए कितना होगा, एन टर्न्स के लिए कितने टर्न है, टोटल एन टर्न है, कैपिटल एन टर्न है ना, तो सभी टर्न के लिए कितना हो जाएगा, हमको एन मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि एन नंबर ऑफ टर्न्स है, कैपिटल एन टर्न्स है, और कैपिटल एन क्या होता है बताओ, स्मॉल एन होता था नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो कैपिटल एन क्या होगा देखो, है ना, इसका मतलब क्या होता था, एन बाई एल, तो ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगी एन की वैल्यू, कैपिटल एन की वैल्यू। ठीक है, अब हम इसके जगह में पुट कर दिए, हम क्या जानते हैं, बी की वैल्यू देखो म्यू नोट एन है, तो हम यहाँ पुट कर दिए, तो आई था, आई को पहले लिख दिए, देखो एन 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 स्क्वायर हो जाएगा, एल है तो एल लिख देंगे, फिर म्यू नोट था, म्यू नोट लिख दिए, ए एरिया, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा इसका, ये वाली एरिया क्या होगी, पाई आर स्क्वायर, आर रेडियस है। ठीक है ना स्टूडेंट, चलो, और हम ये भी जानते थे कि फ्लक्स जो इसमें बन रहा था, जिसमें फ्लक्स होता था, इससे पहले पढ़े थे हम, फ्लक्स इज ऑल टर्न के कारण जो फ्लक्स बनेगा, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और फ्लक्स इज इक्वल टू एल आई, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दोनों को इक्वेट कर दो, क्योंकि ये भी दोनों सेम चीज है, जब दोनों को इक्वेट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, आई और आई यहाँ पर कैंसल हो जाएगा। ठीक है, तो एल की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, एन स्क्वायर एल म्यू नोट ए। ठीक है, आप इसको चाहो तो दूसरा फॉर्मूला में क्या लिख सकते हो बताओ, कैपिटल एन के टर्म में, एन को आप क्या लिख सकते हो, कैपिटल एन बाई एल, लेकिन एन स्क्वायर इसलिए ये दोनों का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, एन इज इक्वल टू कैपिटल एन बाई स्मॉल एन। ठीक है, यहाँ स्क्वायर इसलिए दोनों का स्क्वायर करना होगा, दिस इज एल म्यू नोट ए, म्यू नोट ए, तो आप क्या देख रहे हो, ये एल और ये एल कट गया, मीन्स ये भी एक फॉर्मूला बना, एन स्क्वायर म्यू नोट ए एल। एक और फॉर्मूला बन सकता है, अगर ये किसी चीज में वाइंड किया रहता, मतलब एक कोर मटेरियल अगर रहता, ये जो दिख रहा है ना कोर मटेरियल मैंने बनाया, इसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी होती म्यू आर, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ता, एक नया फॉर्मूला बनता, म्यू आर एन स्क्वायर, है ना, म्यू नोट ए अपॉन एल, ये भी फॉर्मूला बनता। तो आप क्या देख रहे हो, एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, एल इज डायरेक्टली, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होगी उतनी ज्यादा कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की वैल्यू होगी, या सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू होगी, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ
टर्न्स होगी, ठीक है। दूसरी बात, जितनी ज्यादा एरिया होगी उतनी ज्यादा नंबर ऑफ, जितनी ज्यादा एरिया होगी उतनी ज्यादा सेल्फ इंडक्टेंस की एल की वैल्यू होगी। और कोर मटेरियल पे भी डिपेंड करता है कि इसके अंदर जो मटेरियल अगर हमने जिस पे वाइंड किया है वो मटेरियल का क्वालिटी क्या है, उसकी रिलेटिव परमेबिलिटी क्या है, मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या है, तो मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेंथ जितनी छोटी होगी उतनी ज्यादा, है ना, उतनी ज्यादा क्या होगी, जितनी छोटी होगी उतनी ज्यादा सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी हमको कैसे कॉइल बनाना होगा, बड़ी बड़ी एरिया को सामने रखना पड़ेगा, है ना, ऐसे करके कॉइल बनाना पड़ेगा। अगर सामने सामने है, ठीक है ना, तो एल कम हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दिए, कम लेंथ होनी चाहिए और नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होनी चाहिए, यानी ऐसे होनी चाहिए, और एरिया इसकी ज्यादा होनी चाहिए। सो एल कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इस चीज पे डिपेंड करता है, आप इसको भी नोट कर सकते हो। यहाँ पर म्यू आर क्या है, relative permeability of material which is inside the this solenoid. Okay student, now you can copy it.